नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। करप्शन की कलंक कथा, जी हां, ये करप्शन की स्टोरी एक कलंक कथा की तरह गाई जा रही है। हर रोज इस कथा का एक नया पन्ना खुलता है। परत दर परत कहां तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं ये अब तक हमें नहीं पता है तो ये कि शहर भर में है ठिकाने और हर जगह छुपे हैं खजाने। बीते कुछ दिनों से जो तस्वीर हम पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं वो तस्वीर ये है कि ममता बनर्जी यानी ममता दीदी, उन्हें खबर हर किसी की होती है, लेकिन अपने मंत्री ने क्या किया, अपने मंत्री अपने पार्टी में दूसरे कद के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं उससे पूरी तरह से वो हैं बेखबर। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उससे वो हैं बेखबर। कि जब पूरा मामला खुलता है, जब ईडी का छापा पड़ता है, 21 करोड़ रुपया कैश मिलता है, जिधर हाथ डालो वहां कैश, जिधर देखो उधर नोट, कहीं 2000 कहीं 500 का नोट। उसके बाद ममता दीदी कहती हैं अगर कुछ साबित होता है तो भाई आप उम्र कैद की सजा भी दे दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि उम्र कैद की सजा अब देने से क्या फायदा होगा? क्यों टीएमसी को, क्यों ममता दीदी को आज तक कुछ नहीं पता चल सका? जबकि ये घोटाला आज का नहीं, 2016 का ये घोटाला है। ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है। देखिए, इस घोटाले में अब जैसे जैसे ईडी अंदर घुसती जा रही है, हर फ्लैट से नए सबूत, नया नोटों का अंबार, नया कुबेर का खजाना मिल रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अर्पिता तो कोर्ट में रोने लगी, फूट फूट कर रोई हैं, खूब आंसू बहाए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि राम तेरी गंगा मैली करते करते एक दिन उनके दामन पर भी दाग आ जाएंगे। भाई उन्होंने तो ये सोचा था शायद कि मंत्री की मैं करीबी हूं तो सब चलता है, सरकार अपनी है, मंत्री जी अपने हैं, ठीक है, नोट गिनते जाइए, रखते जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाथरूम में जाओ तो वहां से भी नोट मिले हैं, अलमारियों में नोट हैं, कमरों में नोट हैं, ड्रॉअर में सोने का अंबार लगा हुआ है। बरामद किया है एक फ्लैट से। और इसी तरह से अभी और जगह भी छापेमारी होनी है। ईडी के पास एक पूरी लिस्ट है कि कहां कहां इनके ठिकाने हैं, कहां कहां पर जाना है, कैसे कैसे इनके इस कलंक कथा की, इस काली कमाई की पूरी कहानी कैसे खुलेगी। परत दर परत हर पत्थर को पलटा जाएगा और देखा जाएगा। जैसे ही ईडी का छापा पड़ना शुरू हुआ, पार्थ जी की तबीयत बिगड़ गई। तरह से तबीयत बिगड़ गई पार्थ चटर्जी की, और उसके बाद अब तो आखिरकार टीएमसी को भी एक्शन लेना पड़ा। पार्थ चटर्जी ने पद भी गवाया, कुर्सी भी गवाई, कद भी गया। अब आगे क्या होगा वो राम जाने। फिलहाल इसी मुद्दे पर हम आज की खास पेशकश लेकर आए हैं, आज की ये चर्चा लेकर आए हैं। उससे पहले कुछ सवाल हैं, एफएम न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर ये कलंक कथा कहां से और कैसे शुरू हुई, कहां तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। कैसे शुरू हुई तो हमें पता चल गया है अब, लेकिन कहां तक ये जड़ें फैली हुई हैं, कितनी लंबी है काली कमाई की एक कहानी, क्या है काली डायरी के राज। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से काली डायरी मिली है। क्या है काली डायरी के वो राज? क्यों उस काली डायरी में डायरी को इतना संभाल के रखा गया था? क्या कुछ उसमें लिखा गया है? और इस कट मनी की कितनी गहरी जड़ें हैं, कितने और लोग इस पूरे घोटाले में अभी इन्वॉल्व्ड हैं, कितने किरदार हैं इस पूरे कहानी के। और अर्पिता की 4 गाड़ियों का नहीं पता चल पा रहा है। जैसे ही ईडी का छापा पड़ा, 4 काली गाड़ियां अर्पिता की वो गायब हो गई, जिनमें से 2 गाड़ियां तो है भी अर्पिता के ही नाम पर, एक ऑडी है और एक होंडा है।
वो गाड़ी तो है भी अर्पिता के ही नाम पर, ये चारों गाड़ियां अचानक कहाँ गायब हो गई ये नहीं पता चल पा रहा है। अब इन गाड़ियों में कितना कैश है वो पता चलेगा जब इन गाड़ियों का सुराग लगेगा। तो मंत्री, अभिनेत्री और अब एक प्रोफेसर भी इस पूरी कलंक कथा में शामिल हो गई हैं। मोनालिसा दास का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी और कितने किरदार इस पूरी कलंक कथा में आगे जुड़ने जा रहे हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी पता चलता चला जाएगा कि इसमें कितने किरदारों के नाम और जुड़े हैं। चलिए अब अपने खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, और डॉक्टर अजय तिवारी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन दोनों के साथ में हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ देर बाद हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धन्यवाद। नमस्कार। चक्रवर्ती जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही बनता है, और मेरा सवाल ये है कि दीदी को सबक की खबर होती है, यूपी में क्या हो रहा है इसकी खबर होती है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी खबर होती है, राजस्थान में क्या हो रहा है इसकी खबर होती है, लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, अपने मंत्री क्या कर रहे हैं, पार्टी में दूसरे नंबर का जिनका कद है वो क्या कर रहे हैं, इससे वो बेखबर थी। पहली बात तो हमारे यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला कोई पद वाला चक्कर पद था ना सर, पार्टी में पद था ना चटर्जी जी के पास पद था, लेकिन ये नंबर 1 नंबर 2 वाली पद की कहानी जो है ये बिल्कुल मनगढ़ंत वाली कहानी है। अच्छा, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे हम कि कौन सा पद था उनके पास। अच्छा, पहली चीज ये जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है उनको करने देना चाहिए। इसके बारे में हमारी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। हाँ। और जितने भी घोटाले हैं, जिस तरह के घोटाले हैं ये भी सामने बिल्कुल आने चाहिए। चाहे किसी ने भी किया है, किसी भी पार्टी ने किया हो, सबके आगे आने चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर विपक्ष के घोटाले सामने क्यों आते हैं, विपक्ष के घोटाले सामने क्यों नहीं आते हैं। जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है वहाँ के घोटालों को जो है दबा दिया जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो आप उठाइए ना सर, उन घोटालों का मुद्दा उठाइए। नहीं, हम लोग पहली बात तो उनके बारे में बात ही नहीं किया जाता है, उसके बारे में कभी कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। अभी गुजरात 75 से ज्यादा जो है मौत देश की शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से हो गई। बिल्कुल सही बात, ड्राई स्टेट है वहाँ पर इस तरीके से केमिकल बेचा जा रहा है। लेकिन सर एक बात ये भी है ना चक्रवर्ती जी, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यहाँ पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे अभी हमारे पास 21 करोड़ की बात कर रही है, मैं 21 करोड़ नहीं है, ये 49 करोड़ के आसपास है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको 49 करोड़। ठीक है, आप देख खबर मुझसे सुनिए। लेकिन मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, जहाँ पे 75 से ज्यादा जाने जा चुकी है, जहाँ पे हजारों करोड़ की शराब, जहाँ शराब बन रही है, हजारों करोड़ की जहाँ पे शराब पकड़ी जा रही है, इसके बारे में चर्चा तक नहीं होती है। हजारों करोड़ रुपए के जो है ड्रग्स पकड़े जाते हैं, उसके बारे में चर्चा होती नहीं है। तो जब प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दिया जाता है तो फिर जैसे आप देख रहे हैं संसद नहीं, तो सर विपक्ष क्या कर रही है फिर? ये तो विपक्ष फेल है ना, यानी कि विपक्ष को उठाने चाहिए ये मुद्दे। विपक्ष उठाएगा, उठा के बाहर कर दिया जाता है। आप तो देख ही रहे हैं, संसद में बाहर कर दिया जाता है। आप शाम के समय डिबेट देख लीजिए, महंगाई के बारे में कोई डिबेट नहीं होती है, कभी भी आप देख लीजिएगा। नहीं सर, हर मुद्दे पर डिबेट होती है। देखिए मीडिया पर आप सवाल नहीं उठा सकते, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और हर बार बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती है। और जैसे जैसे मैंने तो आज तक कम से कम 800 से 1000 डिबेट कर लिया है। आज तक मुझे इस चौथे स्तंभ का जो ये सही वाला डिबेट है ना जो मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आज तक ये डिबेट करने का मुझे मौका नहीं मिला। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि फलानी सरकार क्या करे, दिमागी सरकार क्या कर रही है, व्यापक घोटाले में चर्चा होती है। बिल्कुल बहुत चर्चा हुई है। नहीं सर नहीं, व्यापक घोटाले पर विस्तृत चर्चा हुई है, तमाम टीवी चैनल्स पर हुई है, तमाम अखबारों में लिखा गया है। आप इस तरह से नहीं आरोप लगा सकते हैं। जब आज बात आप पर आ रही है तो आप कह रहे हैं कि सरकार घोटाले करती है, सरकार के घोटालों पर आप मीडिया तक पर सवाल उठा दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि सारी की सारी चीजें अभी आपको 1-2 दिन के अंदर अच्छी खबर ये मिलेगी, ममता दीदी के कुछ नया एक्शन लेने वाली है, वो भी आपको पता चल जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ
कि गुजरात में जो 75 मौतें हो गई हैं, जिसमें हजारों करोड़ का शराब जो है ये किसके पास गया, किसके पास, अभी तक किसी ने एक भी इस्तीफा लिया, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। महाराष्ट्र में जो है ये 50 MLA जो है वाया गुजरात से लेकर के गोवा से लेकर के आसाम तक घूमते रहे। हाँ। किसका पैसा लग रहा था, कौन पैसा खर्चा कर रहा था, स्टेट बुक हुई, कैसे सरकार बनी, इसके ऊपर कभी जांच हुई, कोई जांच नहीं हुई। क्योंकि ये बीजेपी है, बीजेपी चौकी। तो आप यानी कि ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अजय तिवारी भी साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तिवारी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी पर आरोप लगते हैं तो हर बार ये सवाल उठने लगता है, ये जो है ये तोता छोड़ दिया जाता है, ये शगुफा छोड़ दिया जाता है कि भाई ईडी जो कार्रवाई कर रही है सरकार करवा रही है। पहले CBI को कहा जाता था, कभी ईडी को कहा जाता है। मजाक बना रखा है सभी पार्टियों ने। नितिशा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करते हुए मैं संजय जी को भी नमस्कार करता हूँ और देश की 140 करोड़ जनता को नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूँ, जी सर, एक व्यक्ति 11 साल पहले 5-6 हजार रुपए ले करके राजनीति में प्रवेश करता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इतने करीब हो जाता है कि 2 साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं केवल टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ। टीएमसी के अलावा जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि फला की जांच नहीं हो रही है, सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो गुजरात का व्यक्ति हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, कहीं का हो। घोटाला मतलब घोटाला। कब तक इस देश की जनता को नितिशा जी छला जाएगा? आप बताइए, एक आदमी 1100 रुपए महीने की तनख्वाह पा करके 1 साल में 1500 नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ पर लोग 11 साल में 100 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। ये तो देश के लिए कितना दुर्भाग्य है कि लोग लांछन भी लगाते। ठीक है, एक बार बीजेपी से भी पूछ लेते हैं। एक सेकंड नितिशा जी, लांछन लगाने में कितना अच्छा लगता है कि भाई तिवारी जी ने 100 रुपए चोरी किए हैं और हमने तो 50 ही किए हैं। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच सबकी होगी, समय आएगा, ऊपर वाला देख रहा है, आज नहीं तो कल भ्रष्टाचारी लोगों को बख्शा नहीं जाए, यह मेरी इच्छा है। ठीक है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमने वो सब कुछ देखा जो टीएमसी में चल रहा है, जो ये पूरी कलंक कथा सुनाई जा रही है, जो ईडी परत दर परत खोल रही है, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहा है कि गुजरात में भी बहुत कुछ हो रहा है, इस बीच मरने वालों की संख्या बहुत आगे बढ़ती जा रही है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर विपक्ष ये कह रहा है, टीएमसी ये कह रही है कि आप सिर्फ जो बंगाल में हुआ है उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसा हो रहा है क्या? ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ये विपक्ष कह रहा है, टीएमसी कह रही है ये। जी, या तो सूती साड़ी होती है या ढीला कमीज होती है, और उनके ही नजदीक के स्वास्थ्य मंत्री, उनके नजदीक के मंत्री, जिनके घर में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, फिर ये बातें इधर उधर की करते हैं। देश के अंदर आज भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है जब से मोदी जी की सरकार आई है। और आप देख रहे हैं कि बंगाल टीएमसी जो बड़े बड़े वादे करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज मुख्यमंत्री के नजदीक के मंत्री के घर में 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके जो नजदीक है उनके घर में पैसा मिल रहा है, लगातार पैसे की रिकवरी हो रही है। तो ये पैसा जो लोगों की नौकरी के लिए, जो लोग टीचरों की जो भर्ती होनी थी, टीचरों की भर्ती के नाम पर जो स्कैम हुआ, आज के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया। एक तरफ तो जो गरीब आदमी है जो अपनी नौकरी चाह रहा है, एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं और अपने राज्यों में रोजगार के नाम पर लोगों को बेरोजगारी भी करते हैं और उनका पैसा भी हड़पने का काम करते हैं। ईडी अच्छा काम कर रही है और देश के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, वो भ्रष्टाचार जो भी करेगा उसको सजा भी मिलेगी और वो अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। और किसी भी राज्य के अंदर कोई घटना घटती है, ठीक है, तो जयप्रकाश जी, संबंधित राज्य ने जो कदम उठाया है, संबंधित राज्य कार्रवाई करते हैं। ने जो कदम उठाया है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है? उन्होंने पार्थ चैटर्जी से कुर्सी भी छीन ली है, पार्टी का पद भी छीन लिया है, बर्खास्त भी कर दिया है पार्टी से। क्या इस कार्रवाई से बीजेपी खुश है, संतुष्ट है? नहीं, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं,
उनको इन संवैधानिक पदों में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। ममता जी के लेकिन आप राज्य में तो मानते हैं कार्रवाई है। मैं तो मुख्यमंत्री को आपके इस बात का माध्यम से इल्म ही नहीं होगा, दिल्ली के इतना बड़ा मुख्यमंत्री से भी घोटाला कहना हो गया। चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन को भी तुरंत कुर्सी से हटाएं। ठीक है। नहीं, क्या आपको इस बात पर विश्वास हो रहा है कि मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को ये पता ही नहीं था कि उनकी नाक तले क्या कुछ हो रहा है, उनके प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री को सब पता होता है, उनके नजदीकी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ घोटाला कर रहे हैं। आज जो पश्चिम बंगाल के अंदर गरीबी है, आज वहाँ जो लोग जिस प्रकार से वहाँ विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो विकास के पैसा गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगना चाहिए था, आज पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। एक समय वो था जब पश्चिम बंगाल देश की राजधानी होता था, वहाँ व्यापार था, वहाँ इंडस्ट्री थी, लेकिन वहाँ पे पहले कम्युनिस्टों ने, और जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, जब से वहाँ पर इंडस्ट्री विकास सब पिछड़ता जा रहा है और पश्चिम बंगाल काफी पीछे हो गया है। मेरा तो निवेदन है कि ममता बनर्जी को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि वहाँ पर दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है, ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, आपकी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी अब उठने लगी है? बहुत यही रह गया था ना कि जब एक उंगली आप किसी उठा तो तीन आप की है। अभी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा को जो है चीफ मिनिस्टर क्यों आया था? आपने व्यापार घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा लिया, आपने डॉक्टर रमन सिंह से इस्तीफा लिया, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया। 75 मौतें हो चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी एक मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पहले आप अपने पश्चिम बंगाल में पिछले जब से सरकार आई है वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है। आप भ्रष्टाचार बंद कैसे करोगे? जब तक आप राजनीतिक हत्याएं बंद नहीं करेंगे, लोगों पर अत्याचार खत्म नहीं करेंगे, आपके नीचे क्या हो रहा है आप पता ही नहीं कर सकते। संजय जी, तो आपकी पार्टी को करना क्या है? पश्चिम बंगाल को किस दिशा में लेके जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। डिबेट करना सीखिए। हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, बीच में मत बोलिएगा। ठीक, जयप्रकाश जी, हाँ, डिबेट करना सीखिए। डिबेट कैसे किया जाता है? ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं भी बहुत चिल्लाऊंगा फिर। ठीक है, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। पहली बात तो ये है कि आप, मैंने आपको क्वेश्चन उठाया है, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि आपने अभी तक गुजरात के कितने मंत्रियों से आपने इस्तीफा लिया? 75 मौतें हुई, यहाँ तो पैसा की बात है। मौतें जो होती है वो बेशकीमती होती है। आपने कितनों का इस्तीफा लिया? आपने येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचारी था, आपने उसको चीफ मिनिस्टर कैसे बना दिया? आपने व्यापार घोटाले में आपने इस्तीफा लिया था, आपने नहीं लिया था। आपने रमन से इस्तीफा लिया, आपने नहीं लिया था। आप लगातार, अभी सबसे बड़ी चीज, किसान आंदोलन के समय टेनी के लड़के ने बाकायदा 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। आपने इस्तीफा लिया नैतिक दायित्व के नाते, किसी ने इस्तीफा नहीं, कोई बोलता तक नहीं, कोई इस्तीफा नहीं होता है। और उसके बाद आके में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लिया जाता है, फिर उसको दोबारा उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। अरे किसकी बात कर रहे हैं सर? आज तक 8 साल के अंदर एक भी भाजपा एमएलए के ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए। ठीक है, लेकिन संजय जी, बीजेपी तो कह रही है कि आप प्रदेश को और पीछे ले जा रहे हैं, जो उन घटनाओं का जिक्र कर रही है जो हमने चुनावों के वक्त देखा था। मंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी एमएलए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी में जो जाता है वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। बीजेपी से जो बाहर आता है गुंडा भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये कौन सी नीति आप लोग चला रहे हैं? किस तरह की नीति चला रहे हैं आप इस देश के अंदर? आप पूरी तरीके से एक तरह तमाशाही करके रहे। आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा तो दूसरी पार्टी रहना नहीं चाहिए। ये आप जनता के सामने एक मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है। डॉक्टर तिवारी, जब भी कोई घोटाला सामने आता है, जब भी कहीं छापेमारी होती है, बार बार यही सवाल उठता है कि भाई सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि हाँ भाई हमारी नाक के नीचे हो रहा था और हमें खबर नहीं थी, या फिर हाँ हाथ मैले हैं, कुछ नैतिकता के आधार पर हमारे फर्ज बनते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। देश के साथ मजाक हो रहा है। बहुत अच्छी बात है नीतीशा जी। भारत देश के आज के माहौल के हिसाब से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की जितने भी नेता हैं ये बहुत अच्छे हैं। किसी की पार्टी के सपोर्ट से कोई खरबों रुपया करोड़ों रुपया लेके भाग जा रहा है तो बहस चल रही है। कोई आदमी किसी पर दबाव डाल रहा है तो आप विरोध कर ले रहे हैं। कोई आदमी घर में पैसा छिपा ले रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कमाल का देश बन गया है। प्रत्येक नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, सरकार बनी है, कोई भी जांच एजेंसी होती है
हाँ। कोई भी सत्ता में होता है, जांच करने का उसका अधिकार है। यदि आप सच्चे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज तो देखना होगा कि उत्तराखंड में 28 लोग मर गए, गुजरात में 24 लोग मर गए। क्यों मर गए? कोई शराब से मर गया और कोई नदी में वहां पर मर गया, रोड ठीक नहीं इसलिए मर गया, या जहरीली शराब थी उससे मर गया। सोचना तो हमें ये है, लोग कहते हैं उस राज्य में विकास नहीं होता। किस राज्य में विकास हो रहा है? क्या विकास केवल रोड से हो सकता है? क्या विकास केवल हवाई जहाज से हो सकता है? उस गरीब जनता का क्या होगा जो जिनका पैसा लोग दबा करके रख ले रहे हैं, जिनका पैसा लोग लूट करके रख ले रहे हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति तो आत्महत्या भी नहीं कर पा रहा है, करे तो क्या करे? नीतीशा जी, इस देश की विडंबना हो गई है। हाँ। खरबों खरबों रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया लोग पकड़े जाते हैं और साफ मुकर जाते हैं कि साहब ये तो मेरा पैसा नहीं है। आप अर्पिता चटर्जी को देखिए। हाँ। अर्पिता चटर्जी ममता जी के खास, अर्पिता चटर्जी पार्थ जी के खास, और अभी भी अर्पिता जी रोक रोक के कह रही हैं कि ये तो मेरा फ्लैट नहीं है, ये तो मेरी चाबी नहीं है। खुलेआम पकड़ा गया पैसा, क्या किसका है? किसने रख दिया? क्या जांच में ऐसा हो सकता है? सर सबूत मिटाए जा रहे हैं। 4 गाड़ियां जो उनके अपार्टमेंट में खड़ी रहा करती थी वो गायब हो गई हैं, वो गायब हो गई हैं। कमाल की बात है। हाँ, अर्पिता रोके कहती मेरा नहीं है और कहते मेरा नहीं। हाँ, आखिर है किसका पैसा? ये बिल्कुल सही जनता का बात है। पैसा है। आया कहाँ से पैसा? अर्पिता खुद ये कह रही है कि बस मेरे पास आता था और मुझे रख देना होता था, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। भाई ऐसे कैसे लेना देना नहीं होता है? अगर आपको किसी राज का हमराज बनाया गया है तो आप उनके साथ में उतनी ही भागीदारी है। ठीक है, बीजेपी से मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि समय अब मेरे पास खत्म हो रहा है। जी जयशंकर जी, जयप्रकाश जी माफ कीजिएगा। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हवाई चप्पल पहनना बंद कर दे, सूती साड़ी पहनना बंद कर दे। हाँ। क्योंकि दिखावा अलग होता है, करना अलग होता है। अगर आप सचमुच में वहाँ पे गरीबों की और राज्य की हमदर्द है और राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो या तो उनके लिए काम कीजिए, नहीं तो अपनी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने नंबर 1, नंबर 2 जो मंत्री है उनके घरों में रुपयों का भंडार, आप जवाब नहीं दे सकते आज जनता को। जनता आज कह रही है कि पश्चिम बंगाल लूट रहा है और मुख्यमंत्री आंखें बंद करके बैठी है। उनको आंखें खोलनी पड़ेगी और विकास, प्रदेश के विकास की ओर ध्यान देना होगा। और ये विकास जब भी हो सकता है जब वो राज्य को, सभी लोगों को एक आंख से देखेंगे। ठीक है, संजय जी एक फाइनल कमेंट संक्षेप में प्लीज। ममता दीदी, आप जो है साड़ी पहनना बंद कर दे, सूती साड़ी हवाई चप्पल पहने बंद कर, 10 लाख का सूट पहना करें। ममता दीदी अब दिन में 6 बार कपड़े बदलना बंद करें, शुरू कर दे। ममता दीदी जो है भाई, तुम्हारे मंत्रियों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, सूट का कहा क्या? 1000 करोड़ का प्लेन लेना शुरू कर दे, क्योंकि 60 करोड़ रुपया नगद मिला है, 60 करोड़ रुपया नगद मिला है। ममता दीदी, आप सेंट्रल विश्व जैसे जो है 30,000 करोड़ का स्टूडेंट है, आप यही चाहते हैं। आप कोई भी शरीर है इंतजार, आप मैंने कहा ना, आपने तो 4 दिन के अंदर इस्तीफा ले दिया। आप बताओ ना हमें, ये आप तो भ्रष्टाचारी को कमिश्नर बनाते हो, ठीक है, बात नहीं करोगे। ठीक है, अर्पिता मुखर्जी के बारे में कुछ बताएं। ठीक है संजय जी, मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई मैं। और डॉक्टर तिवारी एक फाइनल कमेंट प्लीज सर, संक्षेप में। नीतीशा जी, बिल्कुल इतना ही कहूंगा, राम राम जपना, पराया माल अपना। ममता दीदी मारहमातीस मानुष को लेकर चली थी, उन्होंने भी राम और घनश्याम का नाम लिया था। और आज हर व्यक्ति, हर राज्य में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी निकल रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करना लोगों के बस की बात लगता नहीं है। इन लोगों को खुद ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ममता दीदी को सोचना होगा कि पास के पास आखिर आया तो पैसा कहां से आया, इस पर विचार करना होगा। मैं संजय जी आपके लिए नहीं, भारत देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, ये जनता का पैसा है, जनता इसे नहीं बख्शेगी। ठीक, जयप्रकाश जी, संजय चक्रवर्ती जी और डॉक्टर तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद सबका। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। तो लगातार ईडी की छापेमारी जारी है, एक के बाद एक नए ठिकानों का पता चल रहा है। काली डायरी से कई सुराग मिले हैं, लिफाफों में भरे हुए नोट मिल रहे हैं, सोने के अंबार लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ममता के मंत्री का ये जो मास्टर प्लान था, इसका मास्टरमाइंड कौन है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दीदी के प्यारे पार्थ के पाप के प्रमाण तो मिल गए हैं,
लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं। बहरहाल FM न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।